हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की क्लास में हम अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं, चैप्टर नंबर 6, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। स्टूडेंट्स, सबसे पहले नंबर हमें समझना होगा कि व्हाट आर द मीनिंग्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। ये डेबिट का मीनिंग क्या होता है और क्रेडिट का मीनिंग क्या होता है। सबसे पहले हम डिटेल में इसको समझेंगे और जब हम ये अच्छे से समझ जाएंगे तभी हमें रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट भी अच्छे से समझ में आ पाएंगे कि रूल्स क्या बनाए गए हैं डेबिट करने के और क्रेडिट करने के लिए। जैसा कि स्टूडेंट हमने अपना चैप्टर नंबर 5 अकाउंटिंग इक्वेशन कंप्लीट करा पूरा डिटेल में। वहाँ पर आपने अकाउंटिंग कैसे करी, नॉर्मली जैसा आप 10th क्लास तक का इंक्रीज करने के लिए प्लस करते थे, डिक्रीज करने के लिए माइनस करा करते थे, उन्हीं को अकाउंटिंग टर्म्स में अब नाम दिया गया है। किसको डेबिट कहा गया है, किसको क्रेडिट कहा गया है, समझेंगे हम इसको डिटेल में आज की क्लास में। और आज की क्लास स्टूडेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि जितने भी कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं उनके साथ में डेबिट और क्रेडिट वर्ड ये लाइफ टाइम जुड़ जाता है। डेबिट और क्रेडिट हमेशा पढ़ना पड़ता है हमें। 12th क्लास में आएंगे वहाँ भी रहेगा, ग्रेजुएशन में आएंगे वहाँ भी रहेगा, आप कोई प्रोफेशनल कोर्स करोगे कॉमर्स से रिलेटेड वहाँ पर भी मिलेगा आपको ये। तो आज की क्लास स्टूडेंट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हमें स्टार्टिंग से क्लास 11th से डेबिट और क्रेडिट का मीनिंग बहुत अच्छे ढंग से क्लियर होना चाहिए, तभी हमें रूल्स भी अच्छे से समझ में आते हैं और आगे की जो अकाउंटिंग की जर्नी है वो तभी हमें अच्छे से समझ में आ पाएगी। नहीं तो होता क्या है, नॉर्मली मैं आपको एक्सपीरियंस बताऊं तो स्टूडेंट से जब पूछा जाता है कि डेबिट क्या है और क्रेडिट क्या है तो वो नॉर्मली रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट बताने लग जाते हैं। वो काम नहीं, हमें मीनिंग पूछा गया है तो हमें मीनिंग क्लियर होना चाहिए सबसे पहले कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डेबिट एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ क्रेडिट। तो सबसे पहले नंबर हम मीनिंग क्लियर करेंगे, उसके बाद रूल्स पढ़ेंगे और उसके बाद आज की क्लास में हम क्वेश्चन भी लगा करके देखेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, आप अपना प्रैक्टिस जो कॉन्सेप्ट वाला रजिस्टर है वो ले आइए और हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को समझना कि क्या क्या मीनिंग है डेबिट और क्रेडिट का। तो देखिए स्टूडेंट, होता क्या है, जैसे एक एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। आप जानते हैं बिजनेसेस में, जैसे मैंने एक ये बिजनेस का एक एग्जाम्पल लिया, आप जानते हैं कि बिजनेस के अंदर में डे टू डे बेसिस पर कई सारी ट्रांजैक्शंस लगी रहती हैं। जैसे क्या, परचेज करना, सेल करना। परचेज जो हो सकती है वो दो टाइप की हो सकती है, कैश परचेज भी हो सकती है और क्रेडिट परचेज भी हो सकती है। सेल भी दो टाइप की हो सकती है, कैश सेल्स हो सकती है और क्रेडिट सेल भी हो सकती है। कैश मतलब नगद में सेल करना और क्रेडिट मतलब उधार में सेल करना। कैश का मतलब नगद में परचेज करना यहाँ पर, और क्रेडिट परचेज का मतलब उधार में परचेज करना। तो ऐसे ट्रांजैक्शन स्टूडेंट आप देखते हैं कि एक बिजनेस में, एक कंपनी में, बड़ी कंपनी हो चाहे छोटी कंपनी हो, छोटा व्यवसायी हो, वहाँ पर भी नॉर्मली परचेज और सेल करना डे टू डे बेसिस पे लगा रहता है। साथ ही साथ और भी कुछ ट्रांजैक्शन होती है, लाइक लोन लेना। आपने किसी से लोन ले लिया, बैंक से लोन ले लिया या किसी पर्सन से लोन ले लिया, तो लोन लेना और लोन देना ये भी बिजनेस की एक एक्टिविटी में पार्ट आता है। तो लोन लेना, परचेज करना, सेल करना, कैश में करना, क्रेडिट में करना, उधार देना, उधार में खरीदारी करना, ये जो सारी बिजनेसेस की ट्रांजैक्शन है ये डे टू डे बेसिस पर लाखों करोड़ों में लगी रहती है। बड़े बड़े बिजनेसेस की आप बात करोगे, बड़ी कंपनियों की, तो वहाँ तो लाखों करोड़ों में ये ट्रांजैक्शन डे टू डे बेसिस पर होती है, करेक्ट। अब देखिए इससे निकल के क्या आता है, ये जो ट्रांजैक्शन वर्ड है इसको देखिएगा, ये जो ट्रांजैक्शंस होती हैं इन्हीं को हम हिंदी भाषा में क्या कहते हैं, इसको कहते हैं लेन देन होना, लेना और देना। बिजनेसेस में यही लगा रहता है टाइम टू टाइम। एक पार्ट होता है ट्रांजैक्शन का लेन और एक पार्ट होता है ट्रांजैक्शन का देन। इसको हम कह सकते हैं लेना और इसको हम कह सकते हैं देना। देखिए अगर हमें कुछ लेना है तो उसके बदले में देना तो पड़ेगा ही ना। लाइक आपने मोबाइल परचेज करा 10,000 का, तो मोबाइल लेने के लिए आपको 10,000 रुपये पे भी करने पड़ेंगे। मतलब क्या कि कोई भी ट्रांजैक्शन आप देख लो,
वहाँ पर दो एस्पेक्ट आपको दिखाई देंगे। वहाँ पर आपको क्या दिखाई देंगे स्टूडेंट्स? दो एस्पेक्ट्स आपको दिखाई देंगे, एक होगा लेना और एक होगा देना। इसी को हम इंक्रीज कहते हैं, क्योंकि आपके पास अगर लेना है तो यानी इंक्रीज हो रहा है कुछ ना कुछ, जिसको आप पॉजिटिव कहते हो, और देना अगर हो रहा है तो इसी को आप क्या कहते हो? डिक्रीज होना। और इसी को मैथमेटिकली में माइनस सिंबल दिया गया है, करेक्ट। अब स्टूडेंट्स ये जो लेना और देना है, इसी को अकाउंटिंग टर्म्स दी गई है, इसी को अकाउंट में कुछ कहा गया है। और क्या कहा गया है समझिएगा। अकाउंट में इसको नाम दिया गया है इंक्रीज को डेबिट का, और डिक्रीज को नाम दिया गया है क्रेडिट का। स्टूडेंट्स ये जो डेबिट और क्रेडिट है ना, ये आपके इटली का जो अकाउंटिंग मॉडल है, मैंने आपको स्टार्टिंग की जो क्लासेस थी वहाँ पे बताया था जब इंट्रोडक्शन लिया था हमने, तो जो इटली की अकाउंटिंग का मॉडल है वो हमारे यहाँ पे लिया गया है। तो जो इटली की अकाउंटिंग का मॉडल है उसी में डेबिट और ये क्रेडिट वर्ड यूज़ करे गए हैं। अब इनका अगर इंग्लिश मीनिंग हम देखें तो इंग्लिश मीनिंग क्या होता है ये देखिएगा। डेबिट का बेसिकली इंग्लिश मीनिंग होता है दैट इज ओन्ड। क्या होता है? दैट इज ओन्ड। और क्रेडिट का मतलब होता है दैट इज लोन्ड। दैट इज लोन्ड मतलब क्या? आप जिसके भी मालिक हो, आपके पास जिसकी भी ऑनरशिप है, उसको हम कहेंगे डेबिट होना। और आपके ऊपर जितने भी कर्जे हैं, लोन्ड मतलब क्या होता है? कर्जे होना होता है, और ओन्ड मतलब होता है मालिक होना। आप जिसके भी मालिक हो, आप कहोगे कि वो आपके लिए क्या है? डेबिट है। अकाउंटिंग वर्ड्स में इसको डेबिट कहा गया है। और जितने भी आपके पास कर्जे हैं या लायबिलिटीज़ हैं, उन सबको क्या कहा गया है? क्रेडिट कहा गया है। आप उनको कहोगे अपने लिए कि ये मेरे लिए क्रेडिट है। जैसे हम एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं, लाइक अच्छा इसका आप एक और साथ में मीनिंग लिख लीजिएगा, फिर एग्जाम्पल देखते हैं। दैट इज ओन्ड के साथ में आप ये भी लिख सकते हो रिसीवेबल या रिसीविंग। रिसीविंग जो भी होगा वो डेबिट होगा, साथ ही साथ जो भी गिविंग होगा, जो भी गिविंग होगा या पेइंग होगा, जो भी गिविंग होगा या पेइंग होगा, उसको आप क्या कहोगे? क्रेडिट कहोगे। तो देखिए स्टूडेंट, ये अलग अलग इसके इंग्लिश मीनिंग एक ही है, लेकिन अलग अलग इसके क्या हैं? ये लैंग्वेज वर्ड्स हैं। डेबिट का मतलब ओन्ड या रिसीविंग, क्रेडिट का मतलब लोन्ड या गिविंग यानी देने वाला। तो डेबिट और क्रेडिट का मतलब तो क्लियर हुआ, लेकिन एग्जाम्पल लगा के देखते हैं तो एग्जाम्पल से ज़्यादा बात क्लियर होगी कि हम इसको अकाउंट्स में कहेंगे कैसे। लाइक देखिए, जैसे मैं एक एग्जाम्पल लिखता हूँ। पहला एग्जाम्पल, परचेज्ड मोबाइल फॉर ₹10,000। आपने एक मोबाइल परचेज करा 10,000 रुपये का। अब स्टूडेंट, ट्रांजैक्शन को पढ़ने के साथ में आपने पहले नंबर ये एनालिसिस करना है कि इस ट्रांजैक्शन में कौन से अकाउंट इफेक्ट कर रहे हैं, कौन से दो अकाउंट इफेक्ट कर रहे हैं, क्या लेना है और क्या देना है। बहुत सिंपल है। देखिए ट्रांजैक्शन अगर आप पहचानो तो आपके पास लेने वाला एस्पेक्ट क्या है, लेने वाला क्या है और देने वाला क्या है। आप कहोगे मोबाइल हमारे पास लेने वाला एस्पेक्ट है, मोबाइल आ रहा है, और कैश देने वाला एस्पेक्ट है, यानी 10,000 रुपये हमारे पास से जा रहे हैं। आप मोबाइल को 10,000 रुपीज़ से दिखाओगे, कैश को भी 10,000 से दिखाओगे, और आप इसी को अकाउंटिंग वर्ड्स में क्या कहोगे? आप मोबाइल को कहोगे कि ये प्लस हो रहा है, यानी कि इसको आप कहोगे डेबिट। इसको क्या कहोगे आप अपने लिए? डेबिट कहोगे। इसी को कहा गया है अकाउंट्स में डेबिट। आप बोलोगे कि मोबाइल डेबिट है, मेरे लिए क्या है? मोबाइल डेबिट है, यानी कि आप उसके मालिक बन गए। आप कैश आपकी तरफ से जा रहा है तो आप इसको कहोगे क्रेडिट, यानी कि माइनस वाला एस्पेक्ट है, कैश पेमेंट करनी पड़ रही है आपको। आप कहोगे कैश मेरे लिए यहाँ पर क्या है? क्रेडिट है। बस यही अकाउंटिंग टर्म्स है, इसको आपने डिटेल में बहुत अच्छे ढंग से समझना है। अब चलते हैं एक दूसरे एग्जाम्पल पर, और उससे पहले आप है ना डेबिट के लिए और क्रेडिट के लिए एक एब्रीविएशन को नोट करना, यानी शॉर्ट फॉर्म। शॉर्ट फॉर्म में इसको क्या कहा जाता है? डेबिट को शॉर्ट फॉर्म में स्टूडेंट DR डॉट लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? DR डॉट डेबिट। और क्रेडिट को लिखा जाता है CR डॉट, यानी कि क्रेडिट।
ये एक एब्रीविएशन इस्तेमाल की गई है शॉर्ट फॉर्म के लिए, क्योंकि आपको ये बार बार लिखना पड़ता है, हर एक ट्रांजैक्शन में लिखना पड़ता है जब जब आप डेबिट और क्रेडिट करोगे। तो बड़ा लिखने से अच्छा है कि शॉर्ट लिखा जाए, इसलिए यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट के लिए शॉर्ट फॉर्म बनाई गई है। अब चलते हैं दूसरे एग्जाम्पल की तरफ, और दूसरा एग्जाम्पल देखिएगा, एग्जाम्पल नंबर 2। आपने ये जो मोबाइल परचेज करा 10,000 रुपये का, यही मोबाइल आपने अपने फ्रेंड को सोल्ड कर दिया। मोबाइल सोल्ड फॉर ₹12,000। मान लेते हैं कि आपने 12,000 रुपये में बेच दिया, हालांकि ऐसा होता नहीं है, लेकिन मैं केवल समझाने के लिए आपसे बात कर रहा हूँ। आपने 10,000 रुपये का खरीदा, 12,000 में बेच दिया। आप स्मार्ट हैं स्टूडेंट, और आपने ये काम कर भी दिया, मान लेते हैं 12,000 में सोल्ड कर दिया। तो अब आप ये देखिए कि यहाँ पर कौन कौन से अकाउंट इफेक्ट कर रहे हैं। आप कहोगे कि यहाँ पर तो 3 अकाउंट इफेक्ट कर रहे हैं। क्या? एक तो मोबाइल सोल्ड कर दिया यानी डिक्रीज हो रहा है, गया आपकी तरफ से मोबाइल। दूसरा कैश आपके पास इस बार आ रहा है, 12,000 रुपये आ रहे हैं, 10,000 रुपये वाला मोबाइल चला गया, और साथ ही साथ आपको प्रॉफिट भी हो गया, आपने लाभ में बेच दिया। प्रॉफिट कितना हो गया? 2,000 रुपये का, यानी कि ये भी आपके लिए पॉजिटिव बैलेंस है। अब इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। मोबाइल को तो आप बोलोगे ये माइनस हो रहा है, बिल्कुल सही बात है, और माइनस को हम क्या कहते हैं? माइनस को हम कहते हैं क्रेडिट। यस। कैश जो प्लस हो रहा है, आप इसको बोलोगे कि डेबिट कहेंगे, क्योंकि आने वाली चीज़ को हम डेबिट कहते हैं। प्रॉफिट, जरा इसका सोचिए और मुझे बताइए कि प्रॉफिट जो है वो प्रॉफिट क्या होना चाहिए? आप बोलोगे कि प्रॉफिट भी डेबिट होना चाहिए, और जैसे ही आप इसको डेबिट कर दोगे स्टूडेंट्स, आपको मिल जाएगा 0। आपको क्या मिल जाएगा? 0 मार्क्स मिल जाएंगे। अब इसको समझिएगा ध्यान से कि प्रॉफिट जो होता है वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से प्लस नहीं है, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से डेबिट नहीं है। क्यों नहीं है? इसका रीज़न समझिएगा। देखिए, ये है आपका प्यारा प्यारा बिजनेस, ये है आपका प्यारा प्यारा बिजनेस, और ये हैं आप अपने बिजनेस के मालिक। आप जब अपने बिजनेस में कुछ पैसा लगाते हो तो आप उसको क्या कहते हो? कैपिटल इन्वेस्ट कर दी, ठीक है। लेकिन जो पैसा आपने लगाया है, आप यहाँ पर बिजनेस से क्या कहते हो? आप कहते हो बिजनेस। सुनो मेरी बात ध्यान से, मैंने आपको पैसा दिया है, और ये पैसा मैंने आपको इसलिए दिया है कि आप मुझे कमा करके दो, आप मुझे रिटर्न्स दो, मुझे प्रॉफिट कमा के दो आप मुझे। और आप इस बात को अच्छे से जानते हो स्टूडेंट कि जो ऑनर होता है और जो बिजनेस होता है वो दोनों सेपरेट होते हैं, दोनों अलग अलग होते हैं ना। हमने पहली क्लास में समझा था कि यहाँ पर बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट काम कर रहा है आपका। कौन सा कॉन्सेप्ट? बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट काम कर रहा है, जिसको हम सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट भी कहते हैं। आपको ये याद आ गया होगा अच्छे से। तो यहाँ पे दोनों, जब ये पार्टीज अलग अलग है, ऑनर अलग है और बिजनेस अलग है, तो ऑनर क्या कह रहा है कि मैंने आपको जो पैसा लगाया है उससे मुझे रिटर्न्स कमा करके दो, मुझे प्रॉफिट कमा करके दो। तो इसका मतलब क्या कि ये जो प्रॉफिट है, क्या ये बिजनेस का है? आप जो अकाउंटिंग करते हो तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हो ना, तो क्या ये जो प्रॉफिट है ये बिजनेस का है क्या? आप कहोगे बिल्कुल नहीं है, ये जो बिजनेस ने प्रॉफिट कमाया है ये तो ऑनर का है, यानी कि बिजनेस ने प्रॉफिट कमाया, और प्रॉफिट कमा के ये किसको दे देगा? ऑनर को दे देगा, अपने मालिक को दे देगा। और देने वाली चीज़ को आप क्या करते हो स्टूडेंट्स? देने वाले को आप क्या करते हो? माइनस करते हो, यानी कि क्रेडिट कर देते हो। तो इसीलिए प्रॉफिट क्या हो जाएगा? बिजनेस के अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से क्रेडिट हो जाएगा। बात क्लियर हो गई? तो इसलिए ये डेबिट नहीं होगा, ये इसके पीछे रीज़न है, ये कॉन्सेप्ट है इसके पीछे। तो डेबिट को हम हटा देते हैं और यहाँ पे लिख लेते हैं कि ये क्रेडिट होगा। अब स्टूडेंट जरा आप देखिए ध्यान से कि क्रेडिट क्या क्या हुआ, क्रेडिट क्या क्या हुआ। अच्छा, यहाँ पर आप इसको प्लस से यहाँ पे ना माइनस लिख दीजिएगा, क्योंकि बिजनेस का नहीं है प्रॉफिट, ये किसका? ऑनर का है, तो बिजनेस देगा यानी कि माइनस हो जाएगा। अब आप एनालिसिस कीजिए कि क्रेडिट क्या क्या हुआ। क्रेडिट में 10,000 आया, क्रेडिट में 2,000 आया, यानी टोटल क्रेडिट कितना हो गया? 12,000 हो गया, ठीक है। और डेबिट में कितना आया टोटल? डेबिट में भी 12,000 आया। तो बात समझ में आ रही है कि हमेशा एक ट्रांजैक्शन के हमेशा
दो एस्पेक्ट ही होते हैं स्टूडेंट, कभी भी तीसरा एस्पेक्ट नहीं होगा। आपने अकाउंटिंग इक्वेशन वाला चैप्टर करा, हो सकता है आपके मन में आया हो कि मोबाइल पे भी इफेक्ट जा रहा है, कैश पे भी इफेक्ट जा रहा है और प्रॉफिट पे भी इफेक्ट जा रहा है, यानी कि यहाँ पे तो तीन एस्पेक्ट हमें दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है आपके मन में डाउट आया हो, लेकिन स्टूडेंट्स कभी भी तीन एस्पेक्ट नहीं होते हैं एक ट्रांजैक्शन के। हमेशा जो एस्पेक्ट होते हैं वो कितने होते हैं? दो एस्पेक्ट होते हैं, एक होता है लेना और एक होता है देना, एक होता है इंक्रीज, एक होता है डिक्रीज, जिसको हम अकाउंट शब्द में क्या कहते हैं? डेबिट और क्रेडिट। तो दो एस्पेक्ट होते हैं हमेशा। तो देखो क्रेडिट में 12,000 आ गया और डेबिट में भी 12,000 आ गया। तो ये एमसीक्यू में भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं स्टूडेंट, आप इसका ध्यान रखिएगा कि दो एस्पेक्ट होते हैं हमेशा। आपको ऑप्शन में 3 दे देगा, 4 दे देगा, 1 दे देगा, लेकिन करेक्ट आंसर क्या होगा? ओनली 2 एस्पेक्ट, ओनली 2 एस्पेक्ट। क्लियर हो गया इतना? चलिए इस तरीके से हम यहाँ पर अकाउंटिंग को अकाउंटिंग टर्म्स में स्टार्ट करते हैं। अब एक और एग्जांपल लगा के देखते हैं। मान लीजिए आपने इसी मोबाइल को लॉस में सोल्ड कर दिया। मान लीजिए आपने इसी मोबाइल को लॉस में सोल्ड कर दिया। मोबाइल सोल्ड फॉर ₹8,000। अब की बार आपने 8,000 में बेच दिया। अब आप देखिए कि कहाँ कहाँ पे इम्पैक्ट पड़ रहा है इसका। तो अकाउंट तो 3 आएंगे, कौन कौन से? एक है मोबाइल, एक है कैश और एक है लॉस। 3 आएंगे। क्या क्या लिखेंगे आप? मोबाइल आपके पास से 10,000 रुपये का चला गया, यानी कि आप इसको क्रेडिट कर देंगे। आपके पास 8,000 रुपये आएंगे, इसको आप प्लस कर देंगे, यानी कि डेबिट कर देंगे। और लॉस, इसको ज़रा ध्यान से समझिएगा। लॉस क्या है? लॉस आप कहोगे कि ये तो माइनस होना चाहिए। माइनस का मतलब क्या होगा? यानी देने वाली चीज़ है ना, तो देने वाले को तो आप माइनस ही करोगे। तो माइनस का मतलब क्या करोगे? आप क्रेडिट कर दोगे। क्रेडिट कर दोगे ना, और कितने से क्रेडिट करोगे? 2,000 रुपये से आप क्रेडिट करोगे। लेकिन स्टूडेंट यहाँ पर आपका ये आंसर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा और 0 मार्क्स मिल जाएंगे। अब आप सोचिए कि ऐसा क्यों। मैं फिर से एक बार क्लियर कर देता हूँ आपको कि ऐसा क्यों होगा। हालांकि बहुत स्टूडेंट्स के मन में आ गया होगा। ये रहा आपका प्यारा प्यारा बिजनेस और ये रहे आप उसके मालिक। आपने बिजनेस में कैपिटल तो लगाई, लेकिन इस बार बिजनेस में क्या हो गया? लॉस हो गया। अब देखिए ऑनर साहब क्या कह रहे थे अपने बिजनेस को कि बिजनेस मैंने आपको पैसा दिया है, आप मुझे कमा करके दो, मुझे कमा करके दो। बिजनेस कहता बिल्कुल दूंगा कमा करके। लेकिन अगर लॉस हो गया तो लॉस को भी कौन उठाएगा? प्रॉफिट को तो बड़े आराम से बिजनेस का ऑनर लेना चाहता है, लेकिन लॉस को कौन लेगा? लॉस को भी तो ऑनर को ही बियर करना पड़ेगा, लॉस को भी तो ऑनर ही उठाएगा। बात समझ लो ना? तो लॉस जो होगा वो लॉस कौन उठाएगा? ऑनर ही उठाएगा। तो अल्टीमेटली यहाँ पर क्या हो जाएगा? इम्पैक्ट जो पड़ेगा वो आपका इम्पैक्ट पड़ जाएगा कि ये बिजनेस का लॉस नहीं है। ये किसका लॉस है? ये लॉस ऑनर का है। बात समझ में आ रही है? तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये प्लस है, क्योंकि जब आपका लॉस ही नहीं है, यानी बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना स्टूडेंट, जब बिजनेस का ये लॉस ही नहीं है, ये लॉस किसका है? ये ऑनर का है। ये लॉस किसको उठाना पड़ेगा? ये ऑनर को उठाना पड़ेगा। तो यानी कि बिजनेस के लिए प्लस पॉइंट की तरह ट्रीट करा जाएगा। और प्लस वाली चीज़ क्या होती है? प्लस वाली चीज़ को आप हमेशा क्या कहते हो स्टूडेंट? प्लस वाले को आप कहते हो हमेशा डेबिट। अपने लिए क्या बोलते हो? डेबिट। इसलिए इसको क्या करा जाएगा? डेबिट करा जाएगा। तो रीज़न हो गया क्लियर अच्छे से? तो इसको हम यहाँ से हटा लेते हैं और इसको कर देते हैं हम यहाँ पे डेबिट, यानी प्लस। यानी कि अगर आपके बिजनेस में लॉस हो जाता है तो ऑनर उस लॉस की भरपाई करेगा और पैसा जो देगा वो ऑनर देगा बिजनेस को। ये इसके पीछे रीज़न है, इसलिए लॉस को हम प्लस करते हैं यानी डेबिट करते हैं। तो इसको आप कर देंगे यहाँ पे डेबिट। अब आप देखोगे तो दोनों एस्पेक्ट पूरे हो गए। डेबिट में 8,000 आ गया और डेबिट में 2,000 आ गया, यानी टोटल डेबिट 10,000 हो गया। और क्रेडिट में आप देखोगे तो क्रेडिट में 10,000 का क्रेडिट भी हो गया। हो गया यहाँ तक क्लियर अच्छे से? चलिए एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं और एग्जाम्पल से डेबिट क्रेडिट को एक एग्जाम्पल से और क्लियर कर लेते हैं। जैसे देखिए स्टूडेंट्स, आपने अकाउंटिंग इक्वेशन में एक और एग्जाम्पल पढ़ा था। आप जब अपने बिजनेस में पैसा लगाते हो, मान लीजिए
यहाँ पर मिस्टर एक्स ने बिजनेस कमेंस्ड करा। बिजनेस क्या करा? कमेंस्ड करा। कमेंस्ड मतलब स्टार्ट करा। मिस्टर एक्स कमेंस्ड हिज बिजनेस फॉर ₹50,000। 50,000 रुपये उसने अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करे, स्टार्ट करा। अब यहाँ पर आपने देखो लास्ट के क्लास में समझा था कि यहाँ पे कौन कौन से दो अकाउंट इफेक्ट करेंगे। एक तो कैश अकाउंट, क्योंकि बिजनेस में कैश आया, और दूसरा कैपिटल। कैपिटल जो होता है वो ऑनर को ही रिप्रेजेंट करता है, आप समझ चुके हो इसको। ये दोनों अकाउंट इफेक्ट करेंगे। अब देखिए कैश बिजनेस को मिल रहा है, यानी कि ये प्लस होगा बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि आप इसको डेबिट करोगे। और कैपिटल किसने किसको दी? कैपिटल जो है ऑनर ने बिजनेस को दी। कैपिटल जो है वो ऑनर ने बिजनेस को दी। और ये पैसा बिजनेस का नहीं है। ये जो कैपिटल दी है बिजनेस को, ये देखिए, ये जो कैपिटल दी है बिजनेस को 50,000 रुपये की, ये क्या बिजनेस का पैसा है? नहीं, बिजनेस तो एक तरह से इस पैसे को यूटिलाइज कर रहा है और इसके ऊपर वो कमा करके देगा अपने ऑनर को। यानी कि ये 50,000 रुपये बिजनेस के लिए कैसे हैं? एज अ लाइबिलिटी हैं। और इसी लाइबिलिटी को आपने क्या पढ़ा था? इंटरनल लाइबिलिटी। याद आ गया? अकाउंटिंग इक्वेशन में भी पढ़ा था आपने। ठीक है, तो लाइबिलिटी का मतलब ये देने वाला एस्पेक्ट हो गया, यानी कि ये माइनस है। माइनस मतलब क्रेडिट करोगे, तो इसीलिए कैपिटल को क्रेडिट किया जाता है। कैपिटल को क्या किया जाता है? क्रेडिट किया जाता है। चलिए, हमने अलग अलग तरह के एग्जाम्पल लगा के देखे और डेबिट और क्रेडिट के मीनिंग को डिटेल में अच्छे से समझने का प्रयास करा। तो चलिए, डेबिट और क्रेडिट तो अब हमें क्लियर हो गया है। अब हम यहाँ पर नेक्स्ट एस्पेक्ट जो समझेंगे वो है रूल्स क्या हैं इसके। आपकी बुक्स में रूल्स बताए गए हैं। आखिरकार बहुत मेहनत करी, जैसे मैंने आपको एक एग्जाम्पल बताया था, जो लूकास पैसियोली थे जिन्होंने अकाउंटिंग को काफ़ी हद तक डेवलप करा, उन्होंने रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट बनाया और बहुत अच्छे से डेवलप करा। अब हमारा अगला एस्पेक्ट होगा रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट को समझना। तो आगे बढ़ने से पहले कई स्टूडेंट्स के मन में एक क्वेश्चन आता है कि हमारा पैसा जो हम बैंक में डिपॉजिट करते हैं, वो बैंक हमारे पैसे को क्रेडिट क्यों करता है? आप में से बहुत स्टूडेंट्स ने देखा होगा, जिनका भी बैंक में अकाउंट ओपन है, उन्होंने देखा होगा कि बैंक हमें क्या देता है? पासबुक देता है। पासबुक होती है जिसके अंदर में हमारा सारे पैसे की डिटेल होती है, कितना पैसा हमने डिपॉजिट करा है और कितना पैसा हमने निकाला है। तो आपने देखा होगा स्टूडेंट्स कि जो पैसा हम डिपॉजिट करते हैं, जो पैसा हम जमा करते हैं, उसको बैंक क्रेडिट कर देता है। CR लिखा होता है, आपने देखा होगा। और जो पैसा हमने विड्रॉल करा होता है, विड्रॉन करा होता है, यानी कि पैसा निकाला होता है, उसको बैंक हमें क्रेडिट कर देता है, डेबिट कर देता है। तो ऐसा क्यों करता है? ज़रा इस एस्पेक्ट को भी समझ लेते हैं। कई स्टूडेंट्स के मन में ये क्वेश्चन आया होगा कि ऐसा क्यों होता है। तो देखिए, जो आपने अभी सिनेरियो सारा समझा है, अगर उसी को आप यहाँ पे लगा के देखोगे तो आपको ये भी क्लियर हो जाएगा कि ऐसा बैंक क्यों करता है। देखिए स्टूडेंट, जो हम अकाउंटिंग करते हैं, अकाउंटिंग का पॉइंट ऑफ व्यू होता है। अकाउंटिंग आप किसके पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हो? अकाउंटिंग आप किसके पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हो? अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू। अभी हम जो अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू करेंगे वो बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे। इसको भी ज़रा समझ लीजिए। देखिए क्या है, जैसे आपने अपने बैंक अकाउंट में कुछ पैसा जमा करा, सेज ₹10,000 आपने जमा करे। अब आप जो अकाउंटिंग कर रहे हो वो बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू को रख के कर रहे हो। आप बैंक बन जाइए और आप बैंक हो तो आपके पास कोई पर्सन आया और इसने पैसा जमा करा 10,000 रुपये, ठीक है। अब आप एक बात बताइए, क्या ये जो आपने पैसा जमा करा है 10,000 रुपये बैंक में, क्या ये बैंक वालों का पैसा हो जाता है 10,000 रुपये? क्या ऑनरशिप बैंक की हो जाती है इस 10,000 के ऊपर? आप कहोगे बिल्कुल नहीं, ये पैसा तो इसी पर्सन का है, ये पैसा इसी पर्सन का है। तो ये जो पैसा बैंक में डिपॉजिट करा गया 10,000 रुपये, ये बैंक वालों के लिए एज अ लाइबिलिटी है, यानी कि ये पर्सन कभी भी आकर के इस बैंक से पैसा निकाल सकता है, कभी भी आके निकाल सकता है इसका पैसा। तो बैंक के लिए ये पैसा कैसा काम कर रहा है? एज अ लाइबिलिटी की तरह काम कर रहा है, एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह काम कर रहा है। जब चाहे ये पैसा निकाला जा सकता है और
बैंक जब ये पैसा देगा, यानी कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, देने वाला पैसा, ये इसका पैसा नहीं है। तो आप ही मुझे बताइए, आपने अभी अकाउंटिंग टर्म समझी, ये माइनस ही तो हुआ, और अकाउंटिंग टर्म्स में क्या कहोगे इसको आप? क्रेडिट ही तो कहोगे। तो लायबिलिटी क्रेडिट की जाती है। ओके हो गई बात ये। और बैंक के पास आया क्या? बैंक के पास कैश आया, तो कैश को डेबिट कर दिया जाएगा, और क्रेडिट ये करेगा किसको? ये क्रेडिट करेगा इस पैसे को, यानी कि इस व्यक्ति को। मान लो ये राम है, तो राम के अकाउंट को बैंक क्या कर देगा? क्रेडिट कर देगा। ओके हो गई बात ये। तो यहाँ तक का हमें एस्पेक्ट सारा क्लियर हो गया। अब चलते हैं हम कि क्या हमें रूल्स सिखाए गए हैं डेबिट और क्रेडिट करने के लिए। आपने अगर अच्छे ढंग से यहाँ तक समझ लिया तो आपको सारे रूल समझ में आ जाएंगे कि रूल्स आखिरकार वो बनाए कैसे गए हैं, क्योंकि लॉजिक तो सारा यहीं पे ही क्लियर हो गया। ठीक है, लेकिन रूल समझने बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे रूल्स पूछे जाएंगे एमसीक्यू में, केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन में, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रूल्स को समझना। सबसे पहले मेरे साथ हेडिंग डालिए, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। और अब शॉर्ट में क्या बोलेंगे हम इसको स्टूडेंट्स? डेबिट DR और क्रेडिट CR। ठीक है, देखिए रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट बनाने में काफ़ी मेहनत लगी है। इनको रूल्स बनाए जो गए हैं, इन पास्ट में जो अकाउंटेंट रहे हैं, जिन्होंने अकाउंटिंग की खोज करी है, जैसे लूकास पैसियोली, इन्होंने कुछ रूल्स बनाए, कुछ नियम बनाए कि इतनी सारी ट्रांजैक्शंस होती है बिजनेसेस के अंदर, तो कहीं ना कहीं नियम बनाए जाने तो ज़रूरी हैं। जैसे देखिए, हम जानते हैं कि हमारे भारत देश में भी जो कानून बनाए जाते हैं वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस को ध्यान में रख के बनाए जाते हैं, या और लॉ को ध्यान में रख के बनाया जाता है। एक अच्छी व्यवस्था बनाने के लिए नियमों का होना बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही ज़रूरी है। तो डेबिट और क्रेडिट करने के लिए भी रूल्स बनाए जाने बहुत ही ज़रूरी हैं, क्योंकि कोई भी पर्सन पता नहीं कैसे डेबिट कर सकता है, क्रेडिट कर सकता है, प्लस कर सकता है, माइनस कर सकता है। तो वहाँ पर वर्ल्ड वाइड अकाउंटिंग चेंज हो जाएगी। उसी को सही करने के लिए डेबिट और क्रेडिट के क्या बनाए गए हैं स्टूडेंट्स? रूल्स बनाए गए हैं, ताकि ग्लोबली, पूरे वर्ल्ड में, इंटरनेशनली एक ही पाथ पर हम सब चल सकें, एक ही पाथ से हम डेबिट और क्रेडिट को कर सकें, एक ही पाथ से हम हर कंपनी के अकाउंट्स को कंपैरिजन कर सके, उसी के लिए रूल्स बनाए गए हैं। ठीक है, अब रूल्स क्या हैं? देखिए, रूल्स पढ़ने के लिए हमारे पास दो अप्रोचेज हैं, या हम कह लें कि दो मेथड हैं। ठीक है, क्या क्या मेथड है? देखिए, पहली अप्रोच का नाम है ट्रेडिशनल अप्रोच। पहली अप्रोच का नाम है ट्रेडिशनल अप्रोच। सेकंड अप्रोच जो हम पढ़ेंगे वो है एक मॉडर्न अप्रोच। बहुत ध्यान से समझते जाइएगा, मॉडर्न अप्रोच। देखिए, ये जो ट्रेडिशनल है, आपने ये वर्ड पहले भी सुना है। ट्रेडिशनल का मतलब क्या होता है? परंपरा से जो चलता आ रहा है, यानी पूर्वजों के टाइम से जो चलता आ रहा है। तो ये जो ट्रेडिशनल अप्रोच है रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट की, ये परंपरा से चलती हुई आ रही है, यानी पुरानी अप्रोच है ये। और जो मॉडर्न अप्रोच है वो आजकल की अप्रोच है, यानी कि इसी से कुछ चेंजेस करके ये मॉडर्न अप्रोच बनाई गई है। दोनों अप्रोच अपने आप में बहुत अच्छी हैं, और मॉडर्न अप्रोच भी ट्रेडिशनल अप्रोच से ही कहीं ना कहीं बनाई गई है। कैसे बनाई गई है हम इसको डिटेल में समझेंगे। आज की क्लास में स्टूडेंट हम ट्रेडिशनल अप्रोच को कंप्लीट करेंगे, मॉडर्न अप्रोच को हम अगली क्लास में करेंगे। तो अभी हमारा फोकस होगा ट्रेडिशनल अप्रोच को कंप्लीट करने का पूरा डिटेल में। तो पहले नंबर आप ट्रेडिशनल अप्रोच की हेडिंग डालिए यहाँ पर, ट्रेडिशनल अप्रोच, ट्रेडिशनल अप्रोच फॉर रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। तो देखिए, ट्रेडिशनल अप्रोच में इन्होंने क्या करा? ट्रेडिशनल अप्रोच में इन्होंने सारी बिजनेसेस की ट्रांजैक्शन को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। पहले पार्ट का नाम रखा पर्सनल अकाउंट, अकाउंट को शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं, और दूसरे एस्पेक्ट को इन्होंने नाम दिया इम्पर्सनल। एक सेकंड, और बाकी रिमेनिंग ट्रांजैक्शंस को कहाँ पे डाल दिया? इम्पर्सनल अकाउंट में, इम्पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल को फर्दर टू कैटेगरी में और बांटा गया। इम्पर्सनल की फर्दर टू कैटेगरी क्या है? एक का नाम है रियल अकाउंट, और एक का नाम है नॉमिनल अकाउंट। तो स्टूडेंट्स, बेसिकली
ये जो तीन है ये है पर्सनल अकाउंट, एक है रियल अकाउंट और एक है नॉमिनल अकाउंट। और ये रियल और नॉमिनल किस में आते हैं? ये आते हैं आपके इम्पर्सनल अकाउंट में। तो हमें बेसिकली सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि जितनी भी सारी ट्रांजैक्शंस होती हैं उन ट्रांजैक्शंस को इन्होंने क्या करा, दो एस्पेक्ट में डिवाइड कर दिया। एक का नाम दिया गया पर्सनल अकाउंट में कुछ ट्रांजैक्शन जाएंगी और कुछ जाएंगी इम्पर्सनल में। इम्पर्सनल में दो कैटेगरी हैं, एक है रियल और एक है नॉमिनल। अब ये कैसे नाम दिए गए हैं, क्यों दिए गए हैं, इनको समझना स्टार्ट करते हैं। पहले हम समझेंगे रियल अकाउंट को। तो रियल अकाउंट में हम कौन से टाइप के अकाउंट्स डालेंगे, कौन से टाइप की ट्रांजैक्शन डालेंगे? देखिए, रियल अकाउंट विच रिलेट्स टू, छोटी सी डेफिनेशन लिख लो, विच रिलेट्स टू ऑल एसेट्स। स्टूडेंट्स, रियल अकाउंट सारी एसेट्स से रिलेट करता है, यानी कि आपके जितने भी एसेट्स हैं ना उन सबको आप कहाँ पे डालोगे? रियल अकाउंट में डालोगे। अब एसेट कितनी होती हैं? तो देखिए स्टूडेंट, एसेट के बेसिकली दो टाइप होते हैं। एक टाइप का नाम है टेंजिबल एसेट, एक का नाम है टेंजिबल एसेट और दूसरी का नाम है इंटेंजिबल एसेट। इंटेंजिबल एसेट ये क्या होती है? टेंजिबल एसेट स्टूडेंट उनको कहा जाता है जिन एसेट्स को आप सीन कर सकते हो और जिनको आप टच कर सकते हो, यानी कि जिनको देखा जा सकता है और जिनको टच किया जा सकता है, उन्हीं को हम टेंजिबल एसेट कहते हैं। हिंदी में इसको कहते हैं मूर्त संपत्ति, यानी जो दिखाई देती है और टच की जा सकती है। जैसे एग्जाम्पल में आप लिख लीजिए, लैंड है, बिल्डिंग है, लैंड है, बिल्डिंग है, फर्नीचर है, यानी जितनी भी सारी घर में रखी हुई चीज़ें हैं, बिजनेस में रखी हुई चीज़ें हैं, वो सारी क्या है? टेंजिबल एसेट है। फर्नीचर है, ठीक है, सोफ़ा है, सोफ़ा सेट, ये कितने सारे आप ऐसे एग्जाम्पल जानते हो, ठीक है ना, ये सारी टेंजिबल एसेट होती हैं। सेकंड नंबर पे आता है इंटेंजिबल एसेट। इंटेंजिबल एसेट वो है जिसको ना तो आप सीन कर सकते हो और ना ही टच कर सकते हो। नॉट सीन एंड नॉट टच, दीज आर इंटेंजिबल एसेट। यानी जैसे क्या, एग्जाम्पल के लिए, एग्जाम्पल में एक नाम आता है गुडविल का। देखिए गुडविल क्या होती है स्टूडेंट्स? गुडविल उसको कहा जाता है जो आपकी ना दिखाई देने वाली चीज़ है। जैसे क्या, रेपुटेशन। किसी भी बिजनेस की जो रेपुटेशन होती है, नाम होता है, पहचान होता है, क्या उसको हम देख सकते हैं? उसको तो हम सुनते हैं ना, केवल महसूस करते हैं ना, उसको टच कर सकते हैं। लेकिन नाम होना किसी बिजनेस का उसको कितना बेनिफिट देता है, ये भी इसलिए एसेट में डाला जाता है स्टूडेंट्स। गुडविल को भी इसलिए किस में डाला जाता है? एसेट में डाला जाता है, जिसको हम ना देख सकते ना टच कर सकते। और भी कुछ आपने एग्जाम्पल सुने होंगे, जैसे पेटेंट्स, पेटेंट्स करा लिए जाते हैं। ट्रेडमार्क, ये आपने नाम सुना होगा, ट्रेडमार्क। कॉपीराइट, इसका आपने नाम सुना होगा, कॉपीराइट का। यस। अब इनमें डिफरेंस क्या होता है, हम इनको आगे आने वाली क्लासेस में समझेंगे। अभी तो मैंने बस आपको यहाँ पे एग्जाम्पल बता दिए कि क्या क्या है, और ये सारे आपके क्या है? इंटेंजिबल एसेट है। तो स्टूडेंट्स, हमने क्या समझा कि जो रियल अकाउंट है, एक बार दोबारा देखिएगा, ये जो रियल अकाउंट है इम्पर्सनल का, इसमें आपके कौन से अकाउंट जाएंगे? सारे जो एसेट को रिलेट करते हैं, सारी एसेट जाएंगी, चाहे वो टेंजिबल एसेट हो चाहे वो इंटेंजिबल एसेट हो। करेक्ट। अब ये बात तो हमें समझ में आ गई, लेकिन इसका रूल क्या बनाया गया है? देखिए स्टूडेंट्स, जो रियल अकाउंट है इसका रूल हमें बताया गया है। क्या रूल है, इसको नोट कीजिएगा। रूल हमें बताया गया है, इसमें कहा गया है डेबिट, डेबिट कर दीजिए, डेबिट कर दीजिए, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। देखिए, जो भी आपके पास आ रहा है उसको आप डेबिट करेंगे और जो भी आपके पास से जा रहा है उसको आप क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। और इसका लॉजिक तो आप बहुत अच्छे से समझ चुके हो। जो भी वस्तु आपके पास आ रही है, जो भी एसेट आपके पास आ रही है, उसको आप डेबिट करेंगे और जो जा रहा है उसको आप क्रेडिट करोगे। ऑब्वियसली लॉजिक हम समझ चुके हो। तो सिंपल सा इसका रूल बताया गया है कि डेबिट व्हाट कम्स इन, जो भी आए डेबिट कर दो, जो भी चला जाए उसको क्रेडिट कर दो। हो गया रियल अकाउंट कंप्लीट। यही रियल अकाउंट में बताया गया सारा। अब चलते हैं हम सेकंड पर, और सेकंड का नाम क्या है स्टूडेंट्स? देखिए,
सेकंड है इम्पर्सनल की कैटेगरी का ये वाला नॉमिनल अकाउंट। इसको समझते हैं नॉमिनल अकाउंट क्या होता है। आप अलग से हेडिंग डाल लीजिएगा और अगर आपके पास जगह है रजिस्टर में तो आप वहीं पे नोट करेंगे। देखिए मैं अलग से हेडिंग डाल के आपको यहाँ पे समझाता हूँ। नॉमिनल अकाउंट क्या है, इसको स्टूडेंट्स हिंदी में कहा जाता है नाम मात्र खाता। ये क्या होता है, इसमें कहा गया है कि बिजनेसेस में जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं, जितने भी लॉसेस होते हैं, जितने भी गेन्स होते हैं, जितने भी प्रॉफिट्स होते हैं, जितने भी इनकम्स होती हैं या जितने भी रेवेन्यूज़ होते हैं, देखिए गेन्स कह लो, प्रॉफिट कह लो, इनकम्स कह लो, रेवेन्यू कह लो, ये सब एक ही तो है, बस नाम अलग अलग है, थोड़ा थोड़ा मीनिंग अलग है, लेकिन इनका जो रिजल्ट होता है वो तो एक ही होता है। आपको प्रॉफिट ही हो रहा है, पैसा आ ही रहा है। ओके चलिए, तो यहाँ पर आप इन सभी अकाउंट्स से डील करने वाले हो। सिंपल ही है बिल्कुल नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट इन सभी अकाउंट से डील करता है, रिलेट करता है एक्सपेंस, लॉस, गेन्स, प्रॉफिट, इनकम्स और रेवेन्यूज। ठीक है, इसका रूल क्या बताया गया, इसका रूल बताया गया है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, यानी जितने भी आपके एक्सपेंस है, लॉस है, उनको डेबिट कर दो, और क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, जितने भी आपके बिजनेस में होने वाले गेन्स है या इनकम है, प्रॉफिट है, रेवेन्यूज़ है, उन सबको आप क्या कर दो, क्रेडिट कर दो। और इसका लॉजिक भी आप पीछे समझ चुके हो डिटेल में, क्योंकि जितने भी इनकम या एक्सपेंस होते हैं वो सभी ऑनर को दिए जाते हैं। बिजनेस कमा के देता है तो देने वाली चीज़ को तो हम क्रेडिट ही करते हैं ना। ठीक है, और जितने भी खर्चे होते हैं, लॉसेस होते हैं, ये किसके, ऑनर के होते हैं, तो ऑनर बियर करेगा, तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या, प्लस, इसलिए इसको डेबिट किया जाता है। तो यहाँ तक हो गया क्लियर। तो स्टूडेंट्स अब हम समझते हैं पर्सनल अकाउंट को, जो हमने यहाँ पर स्टार्टिंग में हेडिंग डाली थी, ये वाली पर्सनल और इम्पर्सनल। इम्पर्सनल तो हमारा कंप्लीट हो गया, दोनों एस्पेक्ट हमने पढ़ लिए, रियल और नॉमिनल अकाउंट। अब चलते पर्सनल अकाउंट की तरफ। मैं अलग से यहाँ पे इसकी हेडिंग डालता हूँ, आप हेडिंग डालिए पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट की हेडिंग, और देखिए बहुत ध्यान से इसको समझिएगा। पर्सनल अकाउंट थोड़ा सा लेंथी है। देखिए पर्सनल का नाम, जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, पर्सन यानी कि व्यक्ति, पर्सन यानी व्यक्ति, व्यक्तिगत, पर्सनल अकाउंट यानी व्यक्तिगत अकाउंट जो होता है वो आपके पर्सनल अकाउंट में आते हैं। यानी कि पर्सनल अकाउंट की अगर छोटी सी डेफिनेशन लिखे तो इसका मतलब होगा पर्सनल अकाउंट विच अकाउंट्स रिलेट्स टू पर्सन्स। सिंपल सी डेफिनेशन है, जो पर्सन से रिलेट करता है, जो व्यक्तियों से रिलेट करता है, उसी को हम क्या कहते हैं, पर्सनल अकाउंट कहते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, जो पर्सन होते हैं वो पर्सन अलग अलग कैटेगरी के हो सकते हैं। अलग अलग कैटेगरी क्या, पहले लिखिए फिर उसके बाद समझते हैं। देखिए क्या, इसमें 3 कैटेगरी बनाई गई है। पहली कैटेगरी का नाम है नेचुरल पर्सनल अकाउंट। सेकंड कैटेगरी का नाम है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। ठीक है, थर्ड कैटेगरी का नाम है रिप्रेजेंटेटिव, इसको पूरा लिखेगा, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ठीक है, पर्सनल अकाउंट में ये 3 तरह के अकाउंट आते हैं, एक है नेचुरल पर्सनल, एक है आर्टिफिशियल और एक है रिप्रेजेंटेटिव। ये क्या होते हैं, देखिए स्टूडेंट, हम जानते हैं कि जो व्यक्ति है, जैसे राम है, श्याम है, घनश्याम है, काकू है, कितने सारे व्यक्ति हैं, इन व्यक्तियों से भी तो बिजनेस डील करता है। जब इन व्यक्तियों से बिजनेस डील करता है तो उन व्यक्तियों का अकाउंट भी बिजनेस में ओपन किया जाता है। जैसे लाइक राम का अकाउंट, श्याम का अकाउंट, इन सब का अकाउंट भी तो ओपन किया जाएगा। आप राम से उधार में माल खरीदते हो तो राम आपका कौन हुआ, क्रेडिटर हुआ। आप श्याम को उधार में माल बेचते हो तो श्याम आपका क्या हुआ, डेटर हो गया। ठीक है ना, ये टर्म्स तो हमने पहले ही समझ ली थी। तो इनके अकाउंट भी आप ओपन करोगे अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में। तो इनको हम क्या कहते हैं, राम है, श्याम है, ये क्रिएशन ऑफ गॉड है, जो कि व्यक्ति भगवान द्वारा बनाए गए हैं, गॉड द्वारा क्रिएट किए गए हैं। ऐसे जो होते हैं उनको हम क्या कहते हैं,
जो प्राकृतिक द्वारा है, नेचुरल पर्सनल अकाउंट है। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे जितने भी सारे नाम हैं, व्यक्ति हैं, वो सब आपके किस कैटेगरी में चले जाएंगे? नेचुरल पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में चले जाएंगे। यहाँ पे आप और भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं, राम अकाउंट, श्याम अकाउंट, घनश्याम अकाउंट, काकू अकाउंट, ठीक है, एक्स्ट्रा इस तरीके से आप लिख सकते हैं। चलिए सेकंड क्या है, देखिए कुछ ऐसे भी व्यक्ति बताए गए हैं लीगली वे में जिनको हम बनाते हैं, जिनको एक व्यक्ति बनाता है। लाइक जैसे क्या? कंपनी। व्यक्ति क्या बनाता है? कंपनी बनाता है। व्यक्ति क्या बनाता है? बिजनेस को बनाता है। व्यक्ति क्या बनाता है? व्यक्ति पार्टनरशिप करता है, पार्टनरशिप फर्म बनाता है। व्यक्ति और क्या बनाता है? व्यक्ति कॉरपोरेट बनाता है, यानी कि कंपनियां बनाता है, कॉरपोरेशन बनाता है। तो जितने भी स्टूडेंट्स ऐसे ये लीगली बॉडी होती है ना, इनको क्या कहते हैं हम? इनको लॉ की लैंग्वेज में क्या कहते हैं? लीगल बॉडी। जितनी भी कॉरपोरेट या लीगल बॉडी होती हैं जिनको व्यक्ति बनाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, यानी जो कृत्रिम है, कृत्रिम व्यक्ति है जो बनाए गए हैं, ये सारे आते हैं। इसमें आप स्कूल्स ले लो, कॉलेजेस ले लो, बैंक ले लो, इसमें बैंक भी आ जाएगा क्योंकि बैंक भी हम नहीं बनाया, तो ये आर्टिफिशियल में चले जाते हैं। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स इतना? चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। इसको यहाँ पे समझते हैं हम नीचे। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट क्या है? देखिए ऐसा अकाउंट विच रिप्रेजेंट टू अनदर पर्सन, जो किसी दूसरे पर्सन को रिप्रेजेंट करता है, यानी शो करता है, किसी और को शो करता है। इसमें वो सारे अकाउंट्स आप डालते हो जो किसी और को रिप्रेजेंट करते हैं। लाइक एग्जांपल के लिए जैसे क्या, मैंने लिखा आउटस्टैंडिंग सैलरी पेबल, आउटस्टैंडिंग सैलरी पेबल टू राम 1000 रुपये। हमें क्या करना है? राम को 1000 रुपये की सैलरी पे करना है। यह भी आउटस्टैंडिंग है, ड्यू डेट निकल चुकी है, अभी तक हम पे नहीं कर पाए हैं। तो आप मुझे बताइए यहाँ पर आप कौन कौन से अकाउंट बनाओगे? एक बनाओगे आउटस्टैंडिंग सैलरी का अकाउंट, और एक बनाओगे आप राम का अकाउंट या फिर सैलरी अकाउंट, यही बनाओगे आप। ठीक है, अब आप मुझे बताइए कि जो आपने यहाँ पे आउटस्टैंडिंग सैलरी बनाया है, ये जो आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट है, ये किसको शो कर रहा है, किसको दर्शा रहा है? आप कहोगे राम को दर्शा रहा है कि हमें सैलरी पे करनी है राम को कितनी? 1000 रुपये। तो स्टूडेंट जब ऐसे अकाउंट आते हैं, आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग वेजेस या कोई भी आउटस्टैंडिंग रेंट, कुछ भी हो सकता है, तो वो खर्चा किसी व्यक्ति को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये जो आउटस्टैंडिंग वर्ड है ना, ये रिप्रेजेंट करवा रहा है किसी व्यक्ति को। ऐसे अकाउंट को हम क्या कहते हैं? रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। क्लियर हो गया? इसका और भी एग्जांपल लेते हैं। जैसे देखिए, आपने एक वर्ड पढ़ा था लास्ट की क्लासेस में, प्रीपेड एक्सपेंसेस, यानी कौन से एक्सपेंस? जिनको आपने एडवांस में पे कर दिया है, ऐसे एक्सपेंस जिनको आपने एडवांस में पे कर दिया है। तो आप इसके लिए एक नया अकाउंट खोलोगे, क्या? प्रीपेड रेंट। लाइक मान लो आपने रेंट अपने लैंडलॉर्ड को एडवांस में दे दिया, तो आप एक अकाउंट खोलोगे प्रीपेड रेंट अकाउंट 1000 रुपये का। ठीक है, ये जो प्रीपेड रेंट है आपने एडवांस में पे कर दिया, तो यहाँ पे ये लैंडलॉर्ड जो भी होगा उसको शो कर रहा है ये अकाउंट के हमने एडवांस में रेंट पे कर दिया है अपने लैंडलॉर्ड को, अपने मालिक को। करेक्ट? तो ऐसे अकाउंट जो होते हैं स्टूडेंट, वो क्या कहलाते हैं? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में जाते हैं। इसमें कहीं ना कोई व्यक्ति हो सकता है। देखो, इसमें कोई व्यक्ति हो सकता है जिसको ये रिप्रेजेंट कर रहा है, या फिर कोई बॉडी भी हो सकती है, कॉर्पोरेट बॉडी जो हमने आर्टिफिशियल में पढ़ा, वो भी हो सकता है, कंपनी हो सकती है, फर्म हो सकती है, उनमें से कुछ भी हो सकता है। क्लियर है? अच्छा स्टूडेंट, ज़रा मुझे एक जवाब, इसमें ज़रा एक बात सोचिएगा कि मैंने जो यहाँ पे अभी प्रीपेड रेंट लिखा है, मान लीजिए मैं यहाँ से प्रीपेड वर्ड हटा देता हूँ, प्रीपेड वर्ड मैंने हटा दिया, तो क्या बचा? ओनली रेंट बचा। रेंट पेड 1000 रुपये। अब आप मुझे बताइए, यहाँ पे आप रेंट अकाउंट ओपन करोगे, ये रेंट आपका क्या है? इसका नेचर क्या होगा? एक्सपेंस, आपके लिए खर्चा। 1000 रुपये आपने पे करा, तो रेंट जब खर्चा है तो क्या ये अभी भी रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में आएगा? क्या अभी भी ये पर्सनल अकाउंट में जाएगा? आपका आंसर होगा बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि खर्चा अभी अभी हमने पढ़ा कि किस में जाता है? नॉमिनल अकाउंट में। ऑल एक्सपेंसेस शुड बी डेबिटेड एज पर द नॉमिनल अकाउंट रूल्स।
क्लियर है स्टूडेंट्स? तो ध्यान रखिएगा कि अगर आउटस्टैंडिंग या प्रीपेड वर्ड हटा लिए जाते हैं किसी भी खर्चे में से या इनकम में से, तो वो खर्चा या इनकम क्या बन जाता है? आपका नॉमिनल बन जाता है। ऑब्वियसली बात है, एक्सपेंस या इनकम तो नॉमिनल में ही जाते हैं, अभी हमने पढ़ा, ठीक है। अच्छा, इसी के साथ देखिए स्टूडेंट, कुछ वर्ड इसमें इस्तेमाल किए जा सकते हैं, जैसे कि एडवांस आपने अभी पढ़ा, आउटस्टैंडिंग आपने पढ़ा, प्रीपेड आपने पढ़ा, इसमें एक वर्ड और आपने पढ़ा था लास्ट की क्लासेस में, एक्रूड। एक्रूड इनकम पढ़ा था ना, ऐसी इनकम जो आपने कमा ली है लेकिन आपको मिली नहीं है, वो होती है आपकी एक्रूड इनकम, ठीक है। लाइक मान लेता हूँ कि एक्रूड वेजेस है, जैसे एक्रूड वेजेस या एक्रूड फीस, जैसे मैं पढ़ाता हूँ तो मुझे अगर कोई स्टूडेंट फीस अभी नहीं दी है 1 महीने की और मैंने उसको सर्विसेज दे दी है 1000 रुपये, मुझे फ़ीस अभी नहीं मिली है, तो ये मेरे लिए फ़ीस कैसी है? एक्रूड फीस है, मैंने कमा ली लेकिन मुझे मिली नहीं है। तो आप यहाँ पे एक नया अकाउंट खोलोगे एक्रूड वेजेस अकाउंट के नाम से, और ये अकाउंट आपका रिप्रेजेंट कर रहा है मुझे, ये क्या कर रहा है? मुझे रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए ये भी रिप्रेजेंट में चला जाएगा। यहाँ से आप अगर एक्रूड हटा लोगे तो वेजेस किस में जाएगा, या फीस मेरी किस में जाएगी? नॉमिनल अकाउंट में। ये समझना बहुत ज़रूरी था। तो आई होप स्टूडेंट यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा अच्छे से। ये वर्ड्स जो हैं इनको नोट कर लीजिएगा, आउटस्टैंडिंग, एक्रूड, प्रीपेड या एडवांस, इसी को एडवांस भी कहते हैं, ठीक है। ये जो वर्ड्स अगर आ जाते हैं इनकम या एक्सपेंस के साथ, तो वही इनकम या एक्सपेंस क्या बन जाते हैं? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। और अगर ये वर्ड हट जाते हैं एक्सपेंस या इनकम के साथ, तो वही क्या बन जाता है? आपका नॉमिनल अकाउंट में चला जाता है। तो क्लियर हो गया इतना अच्छे से स्टूडेंट्स? तो अब स्टूडेंट जो हमने पर्सनल अकाउंट को पूरा कंप्लीट करा, इसका जो रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट है इसको भी समझ लेते हैं कि हमें पर्सनल अकाउंट में रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट क्या बताया गया है। देखिए स्टूडेंट, आपने पर्सनल अकाउंट में 3 तरह के नेचर ऑफ अकाउंट पढ़े। एक पढ़ा नेचुरल, इसकी सब हेडिंग, एक पढ़ा आर्टिफिशियल और एक पढ़ा आपने रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। इन तीनों के लिए, ये तीनों ही आपके पर्सनल अकाउंट को बिलोंग करते हैं, जो मेन हेडिंग है वो पर्सनल अकाउंट है। तो पर्सनल अकाउंट के लिए रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट क्या बनाया गया, इसको नोट करिए। देखिए बहुत सिंपल सा रूल है, डेबिट द रिसीवर, क्या करेंगे? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। चाहे आपके सामने नेचुरल आ जाए, चाहे आर्टिफिशियल आ जाए, चाहे रिप्रेजेंटेटिव आ जाए, ये तीनों पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। इसलिए इन तीनों के लिए ही एक रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट बनाया गया, और वो क्या है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रिसीवर किसको कहते हैं? पाने वाले को। तो पाने वाला जो भी व्यक्ति है, क्योंकि ये व्यक्तियों से रिलेटेड अकाउंट है, तो आपको रटने की ज़रूरत ही नहीं है, ये व्यक्तियों से रिलेटेड अकाउंट है, सिंपल सी बात है। रिसीवर उसी को कहा जाएगा, किसी ना किसी व्यक्ति को तो रिसीव हो ही रहा होगा ना। तो पाने वाले व्यक्ति को आप क्या कर दोगे? आप डेबिट कर दोगे, क्योंकि पाने वाले के प्लस हो रहा है तो डेबिट होगा। और जो देने वाला व्यक्ति है, जो देने वाला व्यक्ति है, उसको आप क्रेडिट कर दोगे, क्योंकि देने वाले के पास माइनस हो रहा है। यही हमने स्टार्टिंग में समझा। तो हो गया रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट भी पर्सनल का कंप्लीट। तो स्टूडेंट्स अभी तक हमने क्या समझ लिया? अभी हमने रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट का जो ट्रेडिशनल अप्रोच है, ट्रेडिशनल अप्रोच को कंप्लीट कर लिया पूरा 100%। और जो मॉडर्न अप्रोच है इसको हम आने वाली क्लास में कंप्लीट करेंगे। अभी जो हमने ये अप्रोच करी है, इसका एक एग्जाम्पल लगा के देखते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं। मैंने ये क्वेश्चन आपका टी.एस. ग्रेवाल जो आपकी बुक है, एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन लिया है, पहला ही क्वेश्चन है, आपको देखने को मिल जाएगा आपकी बुक में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको समझना क्या क्या है, जितना भी हमने अभी ट्रेडिशनल अप्रोच को कंप्लीट करा है। देखिए, फॉलोइंग अकाउंट्स आर बीइंग मेंटेन्ड इन द बुक्स ऑफ श्री अशोक, क्लासीफाई देम इनटू पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल अकाउंट। क्या कह रहा है क्वेश्चन? यहाँ पे कुछ अकाउंट्स आपको दिखा रखे हैं श्री अशोक की बुक्स ऑफ अकाउंट में, और यहाँ पर आपको इन अकाउंट्स को क्लासीफाई करना है पर्सनल में, रियल में या नॉमिनल में, कहाँ पे जाएगा। चलिए एक एक करके करते हैं। देखिए क्या पहला लिखा है, लैंड एंड बिल्डिंग। आप मुझे बताइए कि जो लैंड एंड बिल्डिंग है वो क्या है? लैंड एंड बिल्डिंग तो आपकी एसेट है ना। तो एसेट कहाँ जाती है? आपने अभी पढ़ा, सारी एसेट रियल अकाउंट को बिलोंग करती है। और रियल अकाउंट में ये कौन सी टाइप की एसेट है स्टूडेंट? टेंजिबल या इंटेंजिबल? आप कहोगे ये
टेंजिबल एसेट है क्योंकि इसको हम देख सकते हैं, टच भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका चला जाएगा रियल अकाउंट में। सेकंड है एक्सरसाइज ड्यूटी। एक्सरसाइज ड्यूटी क्या होता है, ये आपके लिए नया वर्ड। देखिए ड्यूटी का मतलब होता है स्टूडेंट टैक्स, और एक्साइज का मतलब होता है जब मैन्युफैक्चरिंग की जाती है, जब कोई भी मैन्युफैक्चरर अपने प्रोडक्ट को बनाता है, मैन्युफैक्चर करता है, तो उसके लिए एक्सरसाइज ड्यूटी पे की जाती है। जब वो सोल्ड करेगा तो बनाए गए गुड्स को, तो उसके लिए क्या पे किया जाता है, एक्साइज ड्यूटी। तो एक्साइज ड्यूटी जो है वो एक टैक्स है जो कि हम गवर्नमेंट को पे करते हैं। तो टैक्स बताइए हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हो गया, एक्सपेंस हो गया, और एक्सपेंस सारे कहाँ जाते हैं, आप कहोगे नॉमिनल अकाउंट में जाते हैं। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड आता है क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स कौन, ये वर्ड्स तो आपने अकाउंटिंग इक्वेशन वाले चैप्टर में पढ़ा हुआ है अच्छे से। क्रेडिटर्स वो जो आपके लेनदार है, यानी कि आपने जिनसे उधार में माल खरीदा है और अब आपको उनकी पेमेंट करनी है, यानी कि ये आपकी क्या है, आपकी लायबिलिटी है। और लायबिलिटी कहाँ जाती है, लेनदार यानी क्रेडिटर, कोई ना कोई व्यक्ति तो होगा ना यहाँ पर, और जो भी व्यक्ति होगा वो आपके पर्सनल अकाउंट को बिलोंग करेगा, तो ये चला जाएगा पर्सनल अकाउंट में। क्लियर है स्टूडेंट्स इतना, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट आ रहा है कैपिटल। कैपिटल क्या, कैपिटल किसको रिप्रेजेंट करती है, ऑनर को, ये आप बहुत अच्छे से समझ चुके हो। ऑनर इसके पीछे छुपा हुआ है, कैपिटल अकाउंट इज रिप्रेजेंट टू दी ऑनर। तो जो भी रिप्रेजेंट अकाउंट होता है उसको हम क्या कहते हैं, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट कहाँ जाता है, पर्सनल अकाउंट में जाता है। क्लियर है, आपसे अगर सब हेडिंग भी पूछ लेना स्टूडेंट, तो आप सब हेडिंग भी बता पाएंगे कि पर्सनल अकाउंट की किस सब हेडिंग में जाएगा, ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में जाएगा। क्लियर। अगला है मोटर व्हीकल। मोटर व्हीकल बाइक कार वगैरह ये सब, तो कार वगैरह सब क्या है, एसेट है, और एसेट कहाँ जाती है, रियल में जाती है, सिंपल है। गुडविल, ये तो अभी अभी हमने पढ़ा था, गुडविल क्या है, इंटेंजिबल एसेट है, और इंटेंजिबल एसेट जिसको ना देख सकते ना छू सकते हैं। गुडविल मीनिंग रेपुटेशन, आपके बिजनेस का नाम, आपके बिजनेस की पहचान। तो गुडविल को हम क्या करेंगे, गुडविल को रियल अकाउंट में डालेंगे। ऑल एसेट्स शुड बी रिकॉर्डेड एज पर द रियल अकाउंट। क्लियर। चलिए अगला इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट क्या होती है, आप कहीं पर अगर पैसा लगा देते हो, लाइक एफडी में लगा देते हो, बैंक में जमा कर देते हो, सेविंग अकाउंट में डाल देते हो, करंट अकाउंट में डाल देते हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, इन्वेस्टमेंट। और इन्वेस्टमेंट आपके लिए क्या है, आपकी एसेट का काम करता है, क्योंकि ये आपको कमा के देगा, करेक्ट। और ये एसेट कहाँ चली जाएंगी, रियल अकाउंट में चली जाएंगी। ये भी बड़ा आसान है। अगला पॉइंट है सैलरी। सैलरी आपको देना पड़ता है, पे करना पड़ता है, या फिर सैलरी आपको मिल भी सकती है। यानी सैलरी में दो एस्पेक्ट हो सकते हैं, या तो आप पे करोगे या फिर आपको ये रिसीव होगी, दोनों में से कुछ भी है। अगर पे करोगे तो आपके लिए खर्चा है, और अगर रिसीव करोगे तो आपके लिए इनकम है। अब एक्सपेंस है या इनकम है, वो सब कहाँ जाते हैं, अभी अभी आपने पढ़ा, नॉमिनल अकाउंट में जाते हैं। सिंपल है, तो ये कहाँ चला जाएगा, नॉमिनल अकाउंट में चला जाएगा। अगला पॉइंट है डेटर्स। डेटर्स कौन, जिनको आपने उधार में माल बेचा है, आपके देनदार, और इनसे आपको पैसा मिलेगा। तो डेटर्स किसी व्यक्ति को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये कहाँ चला जाएगा, पर्सनल अकाउंट में चला जाएगा स्टूडेंट्स। क्लियर। अगला पॉइंट है बैड डेट्स। बैड डेट्स क्या होते हैं, देखो आपने किसी व्यक्ति को उधार में माल बेचा, लाइक 1,000 रुपये का, और आपकी और उसके बीच में डील हुई कि भाई आप मुझे 10 डेज में पेमेंट कर देना। लेकिन ये व्यक्ति बड़ा शाणा, इस व्यक्ति ने 10 दिन में पेमेंट आपको नहीं करी है, और ये आगे चल के पेमेंट कर भी नहीं रहा है। अब आप क्या करोगे इसके लिए, ये पर्सन इंसॉल्वेंट हो गया, यानी दिवालिया हो गया। आपने ये वर्ड शायद सुना होगा, ये पर्सन क्या हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया। अब इसके कर्जे इतने बढ़ चुके हैं कि इसके पास इतनी एसेट नहीं है। तो आप इस पैसे को अपने लिए क्या मान लोगे कि ये पैसा आपका डूब गया। इसी को हम कहते हैं बैड डेट्स, यानी ये मेरा डेटर कैसा बन गया, बुरा डेटर। बैड मतलब बुरा होता है, और डेट्स किसके लिए यूज करा गया है, डेटर के लिए यूज करा गया है, तो ये आपका बुरा डेटर है। तो लॉस कहाँ जाते हैं स्टूडेंट्स, नॉमिनल अकाउंट में चले जाते हैं। ओके हो गया बैड डेट्स, ये टर्म्स हमें पता होने चाहिए, उसके बाद ये कुछ भी नहीं है। अगला है स्टूडेंट डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन हमने अकाउंटिंग इक्वेशन में डिटेल में समझा था, जब भी एसेट की वैल्यू टाइम टू टाइम कम होती है उसको हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। और डेप्रिसिएशन हमारा किस टाइप का खर्चा है, नॉन कैश एक्सपेंस है, और एक्सपेंस सारे कहाँ जाते हैं, नॉमिनल अकाउंट में जाते हैं। ये भी हो गया, क्लियर है बिल्कुल।
वेजेस अगर आप पे कर रहे हो तो खर्चा है, और रिसीव हो रही है आपको तो आपके लिए इनकम है, तो ये भी सैलरी की तरह ट्रीट होगा। ये भी कहाँ चला जाएगा, नॉमिनल अकाउंट में चला जाएगा। अगला है रिपेयर्स। आपकी अगर कोई एसेट में टूट फूट हो जाती है तो आप उसके लिए रिपेयर कराते हैं, मेंटेनेंस कराते हैं, तो रिपेयर कराने पे खर्चा होता है, खर्चा कहाँ जाएगा, ये भी नॉमिनल अकाउंट में जाएगा। क्लियर है। अगला पॉइंट है रमेश। रमेश आपका डेटर है। बताइए डेटर कहाँ जाएगा, अभी हमने समझा कि ये जाएगा आपका पर्सनल में, और पर्सनल की भी सब हेडिंग किस में जाएगा, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में। क्लियर। अगला है इंटरेस्ट रिसीव। आपने अगर बैंक में पैसा जमा कर रखा है तो बैंक आपको क्या देता है, इंटरेस्ट देता है। आपने फिक्स डिपॉजिट खरीद रखी है तो बैंक आपको क्या देता है, इंटरेस्ट देता है। तो इंटरेस्ट मिलना आपकी क्या, इनकम, और इनकम कहाँ जाती है, नॉमिनल अकाउंट में जाती है। ये भी क्लियर है। अगला पॉइंट जरा ध्यान से समझिएगा, बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है, इसको जरा समझिएगा। इसको मैं छोटे से एग्जांपल से क्लियर करता हूं। देखिए अब क्या होता है आजकल के टाइम पे, जो हमारा बैंक होता है हम उसमें जितना पैसा जमा करते हैं, लाइक मान लीजिए आपके बैंक अकाउंट में 10,000 रुपये हैं, ठीक है। आप अपने डेबिट कार्ड को, एक होता है डेबिट कार्ड जिसको आप क्या भी कहते हो, एटीएम कार्ड। एटीएम कार्ड को स्टूडेंट डेबिट कार्ड कहा जाता है। आप कहीं पर शॉपिंग करने गए और शॉपिंग के दौरान में आपने 12,000 रुपये का शॉपिंग कर ली, 12,000 रुपये की शॉपिंग कर ली, और आपने जैसे ही कार्ड स्वाइप करा वहाँ पे मशीन पे, तो आपके अकाउंट से 12,000 रुपये डिडक्ट हो गए, अकाउंट में से 12,000 रुपये माइनस हो गए। ऐसा कैसे हो सकता है, आपके मन में क्वेश्चन आया होगा। हमारे अकाउंट में तो 10,000 रुपये ही पड़े हुए हैं और 12,000 रुपये कैसे डेबिट हो गए, 12,000 रुपये कैसे डिडक्ट हो गए। तो देखिए स्टूडेंट, बैंक हमें आजकल फैसिलिटी देता है, बैंक हमें फैसिलिटी देता है कि आपके अकाउंट में जितना पैसा है आप उससे ज़्यादा की ट्रांजैक्शन कर सकते हो। और जब आप ऐसा करते हो तो आपके बैंक अकाउंट में क्या हो जाएगा स्टूडेंट, माइनस का बैलेंस हो जाएगा। और कितना माइनस हो जाएगा, 2,000 का माइनस का बैलेंस हो जाएगा। और जब स्टूडेंट माइनस का बैलेंस हो जाता है ना बैंक अकाउंट में, तो इसी को कहा जाता है कि ये हमारी लायबिलिटी है, और इसी को कहा जाता है बैंक ओवरड्राफ्ट। इसी को क्या कहा जाता है, बैंक ओवरड्राफ्ट। तो बिजनेस में अगर ऐसा है तो इसको हम कहते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट, ओडी शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। तो बैंक ओवरड्राफ्ट क्लियर हुआ। बैंक ओवरड्राफ्ट फिर ये कहाँ पर जाएगा, जरा आप सोचिए। बैंक ओवरड्राफ्ट आपकी लायबिलिटी हो गई, यानी देने वाला एस्पेक्ट हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि बैंक ओवरड्राफ्ट आपका कहाँ पे जाना चाहिए, बैंक ओवरड्राफ्ट किसी ना किसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो बैंक ओवरड्राफ्ट आपका कहाँ जाएगा, पर्सनल अकाउंट में जाएगा। आपकी लायबिलिटी है ना, ये आपको शो कर रहा है। तो आपको अगर सब हेडिंग पूछे तो आप क्या डालोगे, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आप देखिए अगला पॉइंट आ रहा है परचेज रिटर्न का। परचेज रिटर्न क्या, आपने कुछ माल खरीदा और अब आपको अगर उसमें कुछ डिफेक्ट लगता है तो आप उसको वापस भी कर देते हैं, जिसको आप क्या कहते हो, परचेज रिटर्न। जब आपने परचेज करा तो आपका खर्चा हुआ, और जब आप रिटर्न करोगे वापस तो आपको वो पैसा वापस देगी कंपनी जिससे भी आपने खरीदारी करी है। तो जब वापस मिलेगा तो ऐसा आपकी एक इनकम है, मतलब आपको पैसा वापस मिल जाएगा, तो ऐसा इनकम है। तो इसको आप कहाँ डालोगे, नॉमिनल अकाउंट में। क्लियर है। ड्राइंग्स को हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था बड़े अच्छे से। ड्राइंग्स क्या होती है, जब ऑनर अपने ही बिजनेस से कुछ पैसा विड्रॉ कर लेता है या कोई एसेट निकाल लेता है तो उसको हम क्या कहते हैं, ड्राइंग्स कहते हैं। और ड्राइंग्स बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से एक तरह का एक्सपेंस है, और इसकी वजह से आप कैपिटल को क्या कर देते थे, माइनस कर देते थे। करेक्ट। तो ये भी कहाँ जाएगा, ये भी पर्सनल अकाउंट में जाएगा, क्योंकि ड्राइंग्स जो है वो क्या हो गया, आपके ऑनर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑनर की कैपिटल को कम कर रहा है। और जो भी अकाउंट किसी को रिप्रेजेंट करता है वो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में ही जाता है, इसलिए ये भी कहाँ जाएगा, पर्सनल अकाउंट में ही जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट्स। चलिए अगला पॉइंट आप देखेंगे तो अगला है फ्रेट। फ्रेट क्या होता है, फ्रेट होता है किराया भाड़ा। जैसे देखिए आपने माल बनवा के तैयार कर लिया, अब आप जगह जगह जब उसको बिकवाओगे तो बिकवाने के लिए आपको ट्रांसपोर्टेशन की सहायता लेनी पड़ेगी,
और ट्रांसपोर्टेशन पर आपको किराया भाड़ा लगाना पड़ेगा, उसी को हम फ्रेट कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्रेट। फ्रेट खर्चा है तो ऑब्वियसली बात है कहाँ पे डालोगे इसको आप? नॉमिनल अकाउंट में डालोगे। ठीक है, अगला वर्ड है स्टूडेंट्स रिटर्न इनवर्ड। क्या है? रिटर्न इनवर्ड। अब जरा ये वर्ड समझिएगा क्या होता है। देखिए इसको मैं यहां पर समझाता हूं। रिटर्न इनवर्ड ये क्या होता है? देखिए रिटर्न इनवर्ड, ये आपका बिजनेस है और आपने अपने बिजनेस से क्या करा, ये है मिस्टर राम। मिस्टर राम को सेल्स करी आपने, सेल्स ₹1000 के गुड्स की। ठीक है, मिस्टर राम को कुछ गुड्स में डिफेक्ट लिखा, कुछ डिफेक्ट इनको दिखाई दिया और इन्होंने क्या करा, ₹100 का गुड्स आपको रिटर्न कर दिया। आपको क्या कर दिया? रिटर्न कर दिया। तो आपके बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से इस ट्रांजैक्शन को क्या कहा जाएगा? आप कहोगे अपने लिए कि सेल्स रिटर्न हो गई। क्या हो गई स्टूडेंट? सेल्स रिटर्न। आपने सेल करी थी, अब वापस हो गया, तो आपके लिए तो सेल्स रिटर्न हुआ ना। ठीक है ना, ये सेल्स रिटर्न हो गया। इसी को दूसरे वर्ड्स में क्या भी कहा जाता है? रिटर्न इनवर्ड। इसको दूसरे वर्ड में क्या कहते हैं? रिटर्न इनवर्ड। क्यों? इनवर्ड का मतलब होता है आना, रिटर्न मतलब वापस। तो आपके पास वापस आया जो माल आपने बेचा था मिस्टर राम को, इसलिए इसका नाम रिटर्न इनवर्ड भी रखा गया है। ठीक है, एक वर्ड और आएगा, उसको हम आगे की क्लासेस में समझेंगे। परचेज रिटर्न का दूसरा भी नाम है। अच्छा, यहाँ पे परचेज रिटर्न आया है ना, इसका आप दूसरा नाम लिख लीजिएगा, इसको यहीं पे नोट कर लीजिए। परचेज रिटर्न को हम क्या भी कहते हैं? परचेज रिटर्न को हम रिटर्न आउटवर्ड भी कहते हैं स्टूडेंट। रिटर्न आउटवर्ड भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप माल वापस कर रहे हो, तो आपकी तरफ से जा रहा है, आप माल वापस कर रहे हो, ये इसका दूसरा भी नाम है। ठीक है, तो रिटर्न इनवर्ड क्या? आपने सेल करी तो आपकी इनकम हुई, अब आपके पास वापस आ रहा है, यानी कि आपकी इनकम क्या हो गई? आपकी इनकम कम हो गई। और इनकम कम होना यानी कि एक तरह से नुकसान हो जाना, और नुकसान होना आप कहाँ डालोगे? नॉमिनल अकाउंट में डालोगे। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? तो एक एक टर्म्स को हमने बड़े डिटेल में कंप्लीट करा है, और स्टूडेंट्स आप इसको अच्छे से रिवाइज करिएगा, क्योंकि ये जो ट्रेडिशनल अप्रोच है या रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट है, आपके साथ में अब लाइफ टाइम जुड़ा रहेगा जब तक आप कॉमर्स की पढ़ाई करते रहेंगे। तो चलिए स्टूडेंट, आज की क्लास में हम इतना रखते हैं, और अगली क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? मॉडर्न अप्रोच को पढ़ेंगे।